नमस्कार नमस्कार प्रणाम नमस्ते कक्षा 10 के दोस्तों। तो आज पिछले वीडियोज़ में हमने जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनको हल किया। प्रथम प्रश्न पत्र विज्ञान का हल कर चुके हैं। गणित का प्रश्न पत्र हल नहीं हुआ है, सिर्फ बाकी के 4 प्रश्न पत्र हमारे हल हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। अब हम जो है आज लोक शिक्षण संचालय भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS प्रैक्टिस पेपर द्वितीय यानी प्रैक्टिस पेपर सेकंड ऑफ साइंस विषय विज्ञान का द्वितीय प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे और पूरे प्रश्न। तो हम देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न है, क्या क्या है। तो इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय यानी 2 घंटे का समय है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं। विद्यार्थी कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं, रफ कार्य। तो अब हम पहला देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो यहाँ कुछ बर्तन दिखाई गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने। किसके बने हैं? एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। उसका गलनांक 660 सेल्सियस डिग्री और क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस डिग्री है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघल जाएगा? बर्तन पहला ऑप्शन है केवल चम्मच, दूसरा केवल कांटा, केवल चाकू, चौथा है तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू के साथ 660 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर पिघल जाएंगे। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक पहला है उसका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 सेल्सियस डिग्री पर पिघलेंगे। तो हमारा पहला हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुलों से यह पता चला कि कोई गैस निकली। जब तक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो वह पॉप की आवाज़ निकालने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाष्प, जिंक, क्लोरीन। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन H2। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू यानी रेत, दूसरे में मृतिका चिकनी मिट्टी और तीसरे में हामूस युक्त मृदा ली। हामूस युक्त यानी जिसमें कचड़ा हो, पत्ते सड़े गले। और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है, जैसा कि नीचे चित्रण में दर्शाया गया है। कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? पहली बालू, दूसरा बी है मृतिका, तीसरा हामूस युक्त, इनमें से सभी। तो आपको मालूम ही होगा, इसमें पहला नंबर ऑप्शन ए सही है, बालू। अब प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा है। श्याम ने ABCD कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक मात्रा में पानी का स्तर नोट किया। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दोगुनी कर दिया। नीचे पानी को दोगुना करने के पहले मूल पात्र दिखाए गए हैं। इनमें से किस पात्र में पानी स्तर पहले से एकदम दुगना होगा? इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये गोल है, तो इसमें घटा घटा बढ़ेगा। इसमें नीचे रहेगा ज़्यादा लेकिन ऊपर कम हो जाएगा। इसमें नीचे कम ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बराबर है तो जितना इधर भरा जाएगा उतना ही इधर भरा जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या इनमें से किस पात्र में स्तर एकदम दोगुना होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 5। कौन सा है? 5 क्या कह रहा है। अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? किसी इमारत के पास नहीं,
क्योंकि इमारत गिरने का वृक्ष के पास बिल्कुल नहीं, खुली जगह सेतु के नीचे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, खुली जगह में। प्रश्न क्रमांक 6वां है, कह रहा है प्रकाश की एक किरण तक पर अपवर्तित होती है। यह एक धातु दर्पण से टकराती है। इसका पूरा तरह से आंतरिक परावर्तन होता है। इसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, दोनों माध्यम का अपरांतक अलग हो। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अलग हो। प्रश्न क्रमांक 7 है गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी? धातु का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच, लकड़ी का चम्मच। तीव्र से क्या गर्म होगी? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, धातु का चम्मच। क्योंकि जो प्लास्टिक का चम्मच है वो पिघल जाएगा और लकड़ी का चम्मच है वह जल जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 8, जो द्रव्य विद्युत चालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? केवल अम्ल, केवल क्षारक, केवल लवण, यह सभी अम्ल, क्षारक और लवण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है? सभी अम्ल, क्षारक और लवण। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता के से उस पदार्थ की प्रभावित होती है, क्या होती है? पहला वायु 300, ध्वनि की लिखा है इधर, क्या लिखा है? ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड, वायु में 300 मीटर प्रति सेकंड, ताज़ा पानी 1400, ये सब कुछ। जो आसानी से वाष्प बन जाता है, जिसका कोई मूल। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे कण होते हैं जो एक साथ क्या करीब होते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 10 में क्या है? यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। क्या है? अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। ये पत्तियाँ हैं, ये झाड़ियाँ हैं, तो ये पत्तियाँ, सभी पत्तियाँ हैं। पादप का और गा को एक समूह में रखा, का दिखते हैं, का और गा रखा गया। पादप खा और घा को दूसरे समूह में, ये दूसरे समूह में, पहला समूह, ये दूसरा समूह रखा गया। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया? शाखाओं की मोटाई, पत्तों की बनावट, पत्तों की लंबाई, फूलों के रंग। तो इसमें जो आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, इसका उत्तर है बी, पत्तों का क्या? पत्तों की बनावट। क्योंकि ये एक, इन दोनों की एक सी है और इन दोनों की एक सी है। इस प्रकार हाँ बोलो। प्रश्न क्रमांक 11, एक द्रव जो विद्युत का संचालक करता है उसे विद्युत अपघटाय इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघटाय इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए? तो प्रश्न क्रमांक हमारा 11 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद है प्रश्न क्रमांक 12। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है। तो फिर तीनों गिलास में पानी स्वाद को चखता है, उसे पता चलता है। पहले में 75 मिनट पानी, 75 मिलीलीटर पानी, 2 चम्मच नमक, 50 मिलीलीटर पानी खा, 2 चम्मच नमक, इधर 3 चम्मच, इधर 2 चम्मच, इधर क्या 1 चम्मच, 25, यानी आधा क्या, इधर आधा नहीं किया, आधे से थोड़ा कम, इधर आधा किया है, 75 से थोड़ा कम। तो समान गिलास के पानी का स्वाद अधिक नमकीन होगा। कौन से गिलास का इसका सबसे अधिक क्या होगा? अधिक खारा होगा, नमकीन होगा। बी ऑप्शन है, गिलास खा के पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन होगा। गा सी नंबर का है, गिलास के पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन होगा। अब चौथा है, सभी गिलासों का पानी का स्वाद एक समान होगा।
यही हमारा सही उत्तर होगा कि नहीं, आपने अंदाज़ा लगाया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है ना, क्योंकि जो मात्रा है समान मात्रा घट रही है और पानी की और नमक की भी घट रही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा प्रश्न क्रमांक है कौन सा, 14 क्या है, 13 अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? उनके शरीर में प्रोटीन खाने की आदत होनी चाहिए, नहीं। उनकी शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन उत्पन्न, ये हो सकता है। सी प्रोटीन उनके शरीर में माँ दूध के अलावा भोजन के लिए समय से मदद करते हैं, उन्हें शरीर से अधिक प्रोटीन बर्बाद होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा जो 13 है, इसका कौन सा है, बी नंबर का सही है। उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए उन्हें प्रोटीन की अधिक मात्रा चाहिए पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 14 तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों की श्रेणीबद्ध करके कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाया गया है। पेट्रोलियम गैस 1 से 4, तो हमें किस पदार्थ का C8H18 होगा? तो हमारा को जो 14 है, इसका ऑप्शन नंबर पहला ए सही है। क्या है? पेट्रोल। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। सलीम 4 समान पात्रों PQR और S में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। पात्र P में 5 ग्राम नमक, 5 Q में क्या लिया, समान मात्रा में पानी लिया 100 ग्राम, और 5 ग्राम शहद, 5 ग्राम नारियल का तेल R में, और S में 5 ग्राम चॉक पाउडर। फिर वह 5 घंटे के बाद सभी पात्रों को धूप में रखा। किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होगी? तो हमारा प्रश्न क्रमांक 15 है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? पात्र आर यानी जिसमें 5 ग्राम नारियल का तेल है। इसमें से क्या होगा, निम्नलिखित पदार्थ मिलता है, वाष्पन हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को आकर्षित करना के लिए, ताकि वे अधिक फूलों वाले पौधे कमाएं, नहीं। परागण के अधिक कीड़ों की आकर्षित करने के लिए, यह एक संकेत है कि पौधा अच्छी तरह से बढ़ रहा है। कोई उद्देश्य नहीं, यह सिर्फ पौधे का अच्छा दिखता है। तो हमारा जो 16 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। परागण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करना के लिए, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वह आते हैं परागण करने के लिए, यानी रस चूसने के लिए। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होनी चाहिए? न्यूटन मीटर। तो दाब क्या है? प्रेशर। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 17 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है, Fe यानी आयरन FeOH3 प्लस H2SO4 इज ग्रेटर देन Fe2SO4 3 प्लस है, यानी ये ग्रेटर नहीं है, ये साथ लगा है, ये तीर वाला। तो ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या है? यानी लोहे की संयोजकता बताना है हमारे लिए। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 18 है, जिसका उत्तर है बी 3। अब लोहा, ये है आपका लोहा और इसकी संयोजकता इधर क्या है? 3। इधर लिखे हैं 3, इधर लोहा है तो इधर भी 3 लिखे हैं, इसलिए संयोजकता क्या हुई? ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न क्रमांक है 19। दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q ए, अब ये P है, ए Q है। इधर से ध्वनि हो रही है, क्या रखा है आपका? साउंड। ये हमारा कान है, तो इधर से ऐसी जो आवाज़ गई ज़्यादा प्रबल है, धीमी आवाज़ वाली है, ज़्यादा तारत्व है, कम तारत्व वाली है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कम तारत्व वाली है। हो गया 19वां हमारा
क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगते हैं, कहाँ लगे होते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखता है? टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे? परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक की वक्रता केंद्र पर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा 21। ध्यान से सुन लीजिए, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। आपका जो NAS टेस्ट है उसमें आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, शीला और उसके दोस्त लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सही है? लौफिक ने क्या कहा? यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे विलुप्त हो सकते हैं, ये सही है। इसमें क्या है? इनमें से कौन सही है? ये तो सही है। शीला, वे केवल जंगलों में पाई जाती हैं। बहीदाह, पौधों की प्रजातियां कभी लुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कभी विलुप्त नहीं हो सकती, यह गलत है। गुल्फिन ईशान ने क्या कहा? केवल मांस खाने वाले जानवर लुप्त प्राय हैं, ये भी गलत है। हमारा जो 21 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो हमने आपके लिए बताया। अब प्रश्न क्रमांक हमारा 21 के बाद है, हम रखें के दे रहे थे 50 को नोट दे रहा है, सो खुली करा लीजिए, सही करा लीजिए खुली। प्रश्न क्रमांक हमारा 22 है। यह प्रयोग क्या दर्शाता है? कप, पानी, कप में पानी भरा हुआ है, ऊष्मा का स्रोत है, बल्ब जल रहा है, प्लास्टिक की थैली में कप रखा है। अब कप, पानी, कुछ समय बाद, प्लास्टिक की थैली, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है, थैली के किनारे पानी, थैली के किनारे किया पानी, इधर ऊष्मा दी गई तो वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन हुआ। मंगल ग्रह का मौसम, पृथ्वी पर जल चक्र, प्लास्टिक थैलियों में के बुरे प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 22 है जो प्रश्न क्रमांक, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी पर जल चक्र। इसी प्रकार जल चक्र तक जलता है, पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है, वायुमंडल है, इधर जल रहता है तो इधर वो बाष्प बन कर वहीं बारिश कर देता है, फिर इस प्रकार चलता रहता है, फिर बारिश, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है बादल के रूप में, फिर बारिश, फिर इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 23, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपवर्तन से सबसे कम प्रभाव पड़े? कम, खनन गतिविधियां नहीं, निर्णय कार्य, घास को उखाड़ने बिना ऊपर से काटना, जमीन की जुताई करके उस पर खेती ना करना। तो जो हमारा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, घास को उखाड़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर ये घास है तो इसे ऊपर काट लेना है, जड़ उसकी मिट्टी में ही रहेगी तो वह बचा रहेगा, मिट्टी सड़न नहीं होगा, मिट्टी नहीं बहेगी। प्रश्न क्रमांक हमारा है 24, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा है? वृषण, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है, शुक्रवाहिनी। प्रश्न क्रमांक 24 के बाद है प्रश्न क्रमांक 25। क्या कह रहा है 25? नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण है, एक लाइन गई है, एक अभिलंब खींचा गया है, ये 60 डिग्री का है। तो हमें क्या बताना है? नीचे दी कोण परावर्तन कोण, तो 60 डिग्री का ये है, ये 60 डिग्री का, ये 90 का होता है, ये 30 का कहलाएगा, और ये 90 का कहलाएगा, ये 30 का कहलाएगा, ये 60 का, ये 90 का। तो हमें बताना है परावर्तन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री का, जे वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है?
एक वायरस और जीवाणु। वायरस अलग होता है, जीवाणु अलग होता है। वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। एक कीड़े एक टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पादपों पर रोगों के कारण यह खुली यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। क्या है 26 का जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं करता है। जब वह कोशिका के अंदर घुसता है जब वह जीवित होता है, बाहर तो वह निर्जीव होता है। इसलिए तो उसे वायरस कहा जाता है, वरना वो वायरस ही नहीं कहलाएगा। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु होते हैं वह बाहर भी क्रिया करते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं वह शरीर के बाहर कोशिका के बाहर आने पर मृत हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है। एक नलिका जैसी रचना माता के बच्चे से जुड़ी है। ए, आप देखिए ध्यान से। अब उत्तर माता का शरीर, यह है माता का शरीर, यह है नालिका। तो यह नालिका, अब पढ़ते हैं, यह नालिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है। यह नालिका बच्चे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब इस नालिका की आवश्यकता नहीं रहती और उसे काट दिया जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन खुद बनाने लगता है। क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि ये तो ऑप्शन नंबर 3 दूसरा गलत है। क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ नहीं रहते। तो हमारा प्रश्न क्रमांक है 27। प्रश्न क्रमांक 27 जिसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़ों में सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय वह स्वयं जो है पाचन क्रिया करने लगते हैं। अब प्रश्न क्रमांक हमारा है 28। क्या कह रहा है? रामू ने नीचे दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचे के एक कोने में गाड़ दिया। टुकड़े टूटे हुए अंडे के खोल टूटे, पेंसिल के छिलके और दूसरा सूखी पत्तियाँ और प्लास्टिक की थैलियाँ, फल और सब्जी के छिलके। अब यदि उस जगह को 5 साल बाद खोदा जाए तो सबसे अधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ वैसी ही रहेगी बताइए। बिल्कुल पता होगा, प्लास्टिक की थैली, जो कभी भी अवघटित होती नहीं, इसलिए तो बहुत प्रदूषण फैलाए से रुकना अति आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 29। 28 हो गया। 29। दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज़ का उपयोग करते हैं? टूटते तारों को देखना, तारामंडलों को पहचानना, ग्रहण को देखना, चंद्र की कलाओं को देखना। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारामंडलों को पहचानना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जबकि गोल्ड फिश काफ़ी छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी की कोशिकाओं और गोल्ड फिश छोटी प्राणी की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है? जिराफ की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जिराफ फिश की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। दी गई जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राणियों की कोशिकाओं का औसत लगभग समान होता है। हो गया हमारा आंसर 30 का, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं, हमारे आधे प्रश्न लगभग हो चुके हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 31। सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मैला था। उन्होंने एक फिल्टर ट्यूब के माध्यम से पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोहेल के अवलोकन को व्याख्या करता है? तो हमारा प्रश्न क्रमांक जो 31 है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। फिल्टर पेपर ओ में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छिद्र थे। हमारा प्रश्न क्रमांक अब है 32। 32 क्या है? धातु धन
धातु हाइड्रो ऑक्साइड, धातु धन जल हाइड्रो ऑक्साइड, इसमें से अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? धातु उत्पाद। तो ऑक्सीजन, लवण, अम्ल, हाइड्रोजन। तो हमारा हो जाएगा पहला हाइड्रोजन। उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है? शून्य है यानी शून्य। अब देखिए, इसमें विस्थापन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें शून्य बता रहा है। तो हमारा जो 33 है उसका नंबर बी खा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 34 है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा, वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई। जादुई दर्पण में शीर्ष से दर्पणों की संयोजकता का क्रम क्या है? समतल, उत्तल, अवतल, अवतल, दर्पण आपके लिए दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अवतल, समतल और उत्तल। आपने सब कुछ पढ़ा है, यह बहुत ही सरल है। प्रश्न क्रमांक 35, कोशिका की आविष्कार इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? चिमटी, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, अवधान। तो आपको मालूम ही है, इसमें है सी नंबर सूक्ष्मदर्शी, जिससे सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है, सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, सूक्ष्म कोशिकाओं को देखा जाता है। प्रश्न क्रमांक है 36, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? पदार्थ के परिवर्तन होने पर परिवर्तन, प्रतिरोधक की आवृत्ति में परिवर्तन होने पर, ताप परिवर्तन होने पर, आकृति तथा ताप दोनों परिवर्तन होने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रतिरोधक की आवृत्ति में परिवर्तन होने पर। प्रश्न क्रमांक 37, यहाँ विद्युत बल्ब के विविध भाग दिखाए गए हैं। पतला, कांच का बाहरी आवरण, धातु, छोर। बल्ब में कौन सा भाग विद्युत चालक है? विद्युत ताला, पतला तंतु कौन सा? बी केवल पतला तंतु, सी केवल पतला तंतु और कांच की बाहरी, केवल पतला तंतु, कांच की बाहरी आवरण, धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पतला तंतु और धातु का छोर। ये धातु का छोर और पतला तंतु, इधर से ये करंट जाता है इधर तक सिर्फ। अब हमारा प्रश्न क्रमांक क्या हो गया? 37 हो गया है। देखते हैं 38 से मैं देखते थोड़ा। जैसे कि नीचे दर्शाया गया है कि रिजू ने एक लकड़ी की मेज पर 3 छड़ चुंबक और नाल चुंबक को व्यवस्थित रखा। का खाग चा चा इधर चुंबक रखें। इस आधार पर नीचे व्यवस्थाओं के अनुसार सम चुंबकों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वह सही है। पा फा चा छा का खा हो गया। प्रश्न क्रमांक जो अब हमारा 39 है, देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न क्रमांक 39, उत्तल और अवतल दर्पण के सामने 2 क्रेयॉन दिखाए गए हैं। ए अवतल, ए उत्तल हो गया। अब देख, उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पारदर्शी पर किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? यह हमेशा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसा अपेक्षित। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र तक दृश्य दिखाई देता है। तो जो इसका 39 है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसा अपेक्षित है। प्रश्न क्रमांक हमारा 40, हमारे 30 प्रश्न और रह गए हैं केवल। बनी रहेगी वीडियो में, आप आदि देखकर, रोककर, रेस्ट लेकर, आदि बाद में भी देख सकते हैं, है ना। आप नोट कर लें कि हमने 40 प्रश्न तक देख लिया। बाकी क्या आप देखना है तो दोबारा वीडियो चला लें और या स्किप कर कर दोबारा देख सकते हैं 40 के आगे। धन्यवाद। अब देखते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया है, जैसे ही लड़की धातु के जंगले को ठोकती है, इनको ठोकती है, लड़का कान लगाता है, सुनता है। इधर ये लड़की ठोक रही है, इधर ये कान लगाकर सुन रहा है।
लड़के को कितनी ध्वनियाँ सुनाई देंगी और क्यों? दो ध्वनियाँ। ध्वनि जंगले की उपेक्षिता हवा के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। दो ध्वनियाँ। ध्वनि हवा की उपेक्षा माध्यम से जंगले के माध्यम से तेजी संचरित था। जो हमारा 40 है प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दो ध्वनियाँ। ध्वनि हवा की उपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी संचरित। इधर से वो कुछ करती तो इधर तक आवाज़ बाद में जाती, लेकिन इधर कट कट तो तुरंत इधर सुना देगी। अब हम देखते हैं 41। एक लड़की को एक जानवर की खोपड़ी मिली है। वह नहीं जानती थी कि वह जानवर क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि यह अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या संकेत है? नेत्र कोटर खोपड़ी के किनारे पर थी। खोपड़ी की लंबाई उसकी चौड़ाई से बहुत अधिक थी। चार दांत नुकीले और लंबे थे। जबड़े ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिल सकते थे। तो आपका इसका जो है 41, इसका ऑप्शन नंबर सी है। चार दांत नुकीले और लंबे थे, क्योंकि शिकारी जो जानवर होते हैं उन्हें दांत की बहुत आवश्यकता होती है। जो जबड़े वाले होते हैं वह तो पशु होते हैं, रौंदते हैं, जैसे गाय है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 42। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 42। एक लोहे की छड़ को दो समान भागों का और खा में काटा। ये है, इसको हमने काट दिया दो भागों में, एक थी तो दो हो गई। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, भाग का को गर्म और खा को ठंडा किया गया है। गर्म खा को, एक को ठंडा एक को गर्म। गर्म भाग का और भाग खा के भार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? नोटिस क्रिया में होने वाले किसी भी रासायनिक परिवर्तन को नज़रअंदाज करें। भाग जो का है, गर्म भाग का गर्म का किया गया, तो का भाग का भार ज़्यादा होगा खा से, यह तो गलत है। दूसरा का भाग भार बराबर, यह भी गलत है। का भाग का भार कम होगा खा भाग, ये सही है। दोनों भागों में तापमान की को जाने बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो प्रश्न क्रमांक 42 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? भाग बराबर रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक 43। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक छोटे घन को एक खुरदरी सतह पर चौकीदार दिशा में घुमाया, ऐसे घुमा दिया। इसमें कौन सा विकल्प घन घुमाने के दौरान घर्षण के बल की सही दिशा है? इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, इधर से ऐसा ऐसा। जी गलत हो गया, जी हो सकता है और जी भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 43 है। इसका जो ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही है, ये वाला। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 44 में क्या कह रहा है। 44 में एक आलू को कई हिस्सों में काटा जाता है। एक आलू है, उसे काट दिया जाता है कई हिस्सों में। सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक आंख कली हो। आलू के प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू के पौधे में विकसित होगा। क्या एक नया आलू का पौधा उगेगा अगर केवल उसकी आंख को बोया जाए? यानी आंख क्या, जो आपका आलू होता है, आपने उसमें देखा होगा एक पीका हो जाता है, उसे आँख कहते हैं। तो इस प्रकार उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पीके हो जाते हैं। तो उसमें कहा गया कि ऐसे काटो कि सिर्फ ये आँख काट के ऐसे लगा दिया जाए, तो क्या होगा? हाँ, एक नया आलू पौधा से उग सकता है, हाँ, परंतु पौधे के अंकुरित होने के लंबे समय लग सकता है। तो इसका जो 44 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? सी। नहीं, एक नया आलू का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषण चाहिए था वह आलू के टुकड़े से मिलता है। तो वह टुकड़ा टुकड़ा हो गया, वह नहीं मिल पाएगा। यानी पूरा आलू रहता जब उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता। प्रश्न क्रमांक हमारा 45 है। 12 वोल्ट विभवांतर की दो बिंदु के बीच दो सी यानी कंपेयर
आवेश को ले जाने में कितना का टाइम लगेगा? 12 जूल, 16 जूल, 6 जूल, 24 जूल, 12 दूनी 24। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका 45 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 जूल, क्योंकि 12 दूनी 24। अब प्रश्न क्रमांक 46, प्रश्न क्रमांक 46 है, कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से इनमें से कौन सी उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पूर्ण दहन हो, और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रख लीजिए दिमाग में कि जब अपूर्ण दहन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 47, देखते हैं जल्दी से, एक कक्षा 9 का सवाल है। प्रश्न क्रमांक 47, मोहन ने दर्शाया चित्र में अनुसार परिपथ की विस्तृत किया और देखा कि बल्ब विचलित हो गया। उसी बल्ब की सतह कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। काला पदार्थ ये है, और ये तेल है, नो सेल है, सॉरी सेल है। ये काला पदार्थ दिखाई दिया, इधर सेल में बैटरी लगी, एक तार ये जोड़ दिया, एक इधर से जुड़ा है। तो नीचे दी गई वस्तु में से काले पदार्थ की समान विद्युत चालकता होती, लोहे की कील, स्पेल पेन, कांच की चूड़ी, इसमें एल्यूमिनियम फॉयल। तो प्रश्न क्रमांक जो 47 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या? कांच की चूड़ी, क्योंकि ये कांच का होता है इधर। अब प्रश्न क्रमांक हमारा जो है 48 है, क्या है? सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी? बॉक्स के भीतर की काली परत, दर्पण, कांच की शीट, सौर कुकर का बाहरी आवरण। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की शीट। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49, क्या कहा गया है 49 में? नीचे दिए गए चित्र में एक फैक्ट्री, एक वाहन मल उपचार संयंत्र तथा एक गांव में दिखाए गए हैं। एक मील है, एक गांव है, नदी यहाँ दिशा है, चाहिए मल उपचार संयंत्र है, इधर बना है, फैक्ट्री है, नदी गई है जी, नदी है। अब देखते हैं जल्दी से क्या है। गांव में पहुंचने वाला पानी प्रदूषित पाया गया, क्योंकि एक इधर से गया है पानी। छानबीन करने पर पता चला कि फैक्ट्री के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। पानी के नमूने 5 विविध स्थानों के से लिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या? पानी के नमूने 5 विविध स्थानों से। यह स्थापित करने के लिए कि प्रदूषण फैक्ट्री से फैल रहा था, न कि वाहित मल उपचार संयंत्र से। किन स्थानों से नमूने लेना आवश्यक होगा? केवल स्थान 2, केवल 4, 5, 1, 2, 3, 5 सभी। तो हमारा 49 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, केवल स्थान 1 और 2 से, क्योंकि जी ये स्थान 1 है और ये स्थान 2 है, क्योंकि फैक्ट्री का जो सिर्फ जाएगा इधर से इतना जाएगा, इधर ना। तो 1 और 2, इधर से क्या करना लेकर, इधर से क्या करना लेकर, है ना। तो अगर हमें पता करना है फैक्ट्री से, तो 1 और 2 का लिया जाएगा सिर्फ। प्रश्न क्रमांक 50 है, हमारे 20 और रह गए हैं बस। प्रश्न क्रमांक AC, जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए सर्पी बलयो, ये इस प्रकार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो हमारा 50 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभक्त वलयदिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं जल्दी से 51 क्या है? जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कुछ जीवाणु रोग कारण होते हैं, यह तो सत्य है। सभी जीवाणु एक कोशिक बने होते हैं। जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं, ये सत्य है। कुछ जीवाणु मिट्टी के लिए जैविक पदार्थों के लिए विघटित करते हैं। तो हमारा जो 51 है इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते नहीं, क्योंकि ये पौधों के भी लिए होते हैं, सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब 52 है, इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है? बाह्य जल, कीटनाशक, रसायन। तो केवल PQRS, क्या तीनों हो सकते हैं? 52 का जब हमारा 52 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी PQR।
प्रश्न क्रमांक आपका है 53। 53 में सोडा अम्ल अग्निमाशक में जब अग्नि जो बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो 53 है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 53 से है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। गैस ऐसी कौन सी धातु है जो कि कमरे में के ताप पर द्रव होती है? सो गैलियम, सोडियम, मरकरी, सीएम। उसका जो आपका 54 है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरकरी। अब प्रश्न क्रमांक है 55। वायु में उपस्थित गैसों SO2, NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी में जल मिलती हैं तो क्या पीएच मान की क्या कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो 55 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, कमी आती है पीएच मान में, जो कि नुकसानदायक है हमारे लिए। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फिरामिन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो 56 है, उसका नंबर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट सही है। कौन सा है? ग्रेफाइट। प्रश्न क्रमांक 57 है। एन ब्यूटेन का अणु सूत्र है, इसका जो सूत्र है ऑप्शन नंबर सी है, C4H10। प्रश्न क्रमांक हमारा 58 है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है? पायरूट इस कारण। तो आपको जो 58 है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, पायरूवेट के लैक्टिक अम्ल के बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा है 59। क्या है 59? एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह क्यों दी क्यों है? क्योंकि। तो प्रश्न क्रमांक जो 59 है, उसका नंबर डी सही है, उसके रुधिर में शर्करा की स्तर अधिक था। प्रश्न क्रमांक 60 है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है? डिटेन ये आपके ऑप्शन हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 60 है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट, फिर कोशिका काय, फिर एक्सान और एक्सान शोर। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन चारों में से जो हमारा ऑप्शन सही है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हेपेटाइटिस। इसको याद कर लेना, हेपेटाइटिस। प्रश्न क्रमांक 62 है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? घास, हिरण, शेर। यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो घास और शेर। तो समृद्धि में हो जाएगी घास, समृष्टि घाट, घास से समृष्टि घाट जाएगी, शेर घास खाने लगेंगे, शेर समष्टि। या तो इसमें को जो 62 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर समष्टि घट जाएगी, शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। शेर मर जाएंगे, घास तो चलेगी। अब हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक है 63। कौन सा? 63। किसी आहार श्रृंखला में गैर जीव निम्नकरणीय कीटनाशियों का प्रत्येक उच्चारण उच्चतर पोषी स्तर में बढ़ती हुई मात्रा में एकमात्र एकत्रित हो जाता है, क्या कहलाता है? सुपोषण, प्रदूषण और वर्धन एकत्र। जो हमारा 63 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है? जैव आवर्धन। प्रश्न क्रमांक जो 64 है। लोहे में लगने वाले जंग की रासायनिक नाम? आयरन फ्लोराइड, आयरन ऑक्साइड। तो क्या है इसमें? आयरन। 64 का हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 65। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक से? तो क्या? फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइल, कोटन, ईटोन, पीटोन। तो हमारा प्रश्न क्रमांक जो 65 है, उसका पहला है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, जिससे हमें दर्द होता है, जो अम्ल चला जाता है चींटी के डंक के लगने से। प्रश्न क्रमांक 66 है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? वक्र, फेफड़ा, अग्नाशय, यकृत। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रक ब्रक। ऑप्शन नंबर सी सही है 66 का। हमारा 67 लास्ट 67, जो लास्ट से थर्ड लास्ट 67। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह दूधिया क्यों हो जाता है? CaH3 के कारण, H2 के कारण, CO CO2 के कारण। तो जो हमारा 67 है, इसका जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी है, CaO बनने के कारण। जो हमारा लास्ट है, यानी लास्ट सेकंड है 68 प्रश्न क्रमांक। तो इसका इस प्रकार है, जब किसी ड्रॉपर के नोजल की पानी में रखकर
इसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 68 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। वायुमंडलीय दबाई दाब, वायुमंडलीय दाब के कारण। प्रश्न क्रमांक 69 है, लास्ट से सेकंड है। कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 घंटा प्रति किलोमीटर चलती है। कार का कितनी दूरी तय करेगी? तो इतना आप यह कर सकते हैं, आपका फार्मूला याद है। तो ये प्रश्न क्रमांक जो 69 है, इसका ऑप्शन नंबर सी है 35 किलोमीटर। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना अपने रफ रजिस्टर में वीडियो को रोक कर। प्रश्न क्रमांक 70 है, जो कि लास्ट आखिरी है। जल्दी से देख लेते हैं। नीचे दिखाई गई दो खिलौने की कार एक्स एंड वाई 4 अलग अलग क्रमों में एक मेज पर रखी गई है। प्रत्येक क्रम में अलग अलग दिशा में प्रत्येक के ऊपर चुंबक लगाए गए हैं। दोनों में कारों में शुरू में एक दूसरे के समान दूरी पर रखा गया कार एक्स फिर दिखाए गए तो दिशाओं में धकेल दिया जाता है। एक क्रम में दो कारों के नीचे समान दूरी कौन सी विकल्प हो सकता है? समान दूरी रहे तो कौन सा विकल्प? इस प्रकार दी हमारे विकल्प हैं। ये एक्स कार, ये वाई कार इस प्रकार रखी गई है उद्दल। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? प्रश्न क्रमांक 70 का ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा हमारा। कार ये एक्स ये है और ये वाई दाऊ जी। उत्तर दक्षिण जी क्या रहेगी? समान दूरी रहेगी, क्योंकि जे और जे एक दूसरे को फेंकते हैं, ऐसे दूर दूर करते हैं। इसमें समान दूरी रहेगी उनकी। इसमें एक चिपक जाएगा एक दूसरे से, इसमें एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इसमें भी चिपक जाएंगे, इसमें नहीं चिपकेंगे। प्रश्न क्रमांक जो 70 लास्ट है, उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपके लिए वीडियो कैसी लगी लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिए, आपको उपयोगी लगे तो कर दीजिए पढ़ने योग्य, अगर नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब करके भी चले जाइए, कोई बात नहीं है। आपको यह वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और जो पिछले प्रथम अभ्यास प्रश्न हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगले प्रश्न अभ्यास हैं वह भी दी गई है, पूरे 1 से लेकर तीसरे और सभी विषयों की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की इस वीडियो पर इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। इतनी अच्छी वीडियो शिक्षा से जुड़ी इस पर डाली जाती हैं। आप चैनल को चेक कर सकते हैं, कहानी भी सुन सकते हैं इस चैनल पर आप। बहुत अच्छी सी कार्टून वीडियोस भी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, इधर तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कमेंट जरूर करना है।